वेलकम क्लास। कल हमारा टॉपिक था रेट ऑफ रिएक्शंस का। आज हम पढ़ेंगे एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रखे हैं। एक रेट ऑफ रिएक्शंस को मैं दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक मैं रिएक्टेंट साइड को देख करके और प्रोडक्ट साइड को देख के। ठीक है, तो जब मैं रिएक्टेंट साइड को देख के करूंगा तो आपको पता है कि सब जब केमिकल रिएक्शन कोई प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो जो रिएक्टेंट है क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जब कम होता जाएगा तो ये ग्राफ देखना धीरे 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 करके क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ग्राफ कुछ टाइम के बढ़ते बढ़ते रिएक्टेंट कुछ कम होता जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं दूसरा ग्राफ दिखाऊं आपको तो मैंने क्या कर रखा है, प्रोडक्ट और टाइम को लेकर के बनाया, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट को। तो देखो आप क्या देख रहे हो, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ता चलेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बढ़ता चलेगा। तो अब मैं आपको क्लियर करता हूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज कोई रिएक्टेंट R1 है एट टाइम, मैं यहां पे ले लेता हूं एट टाइम कितने में, T1। T1 में अगर मैंने किसी सब्सटेंस की या किसी भी चीज के रिएक्टेंट को देखा तो क्या था, वो R। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अब देखो T1 से सपोज अगर मैं T2 तक गया, ये ले लिया मैंने T2, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहां पर जाते जाते तो ये क्या हो गया मेरा R। अब ध्यान दो क्यों, तो अब अगर मैं पूछूं R1 और R2 से कौन सा बड़ा, तो आपके बोलोगे क्लियर है। तो जो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना यहां से यहां तक, इसको अगर मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये रेट ऑफ एवरेज अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 अपॉन क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। क्लियर है भाई, देख रहे हो ना, T2 माइनस T1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। और एक चीज मैंने और बताई कि जब आप रिएक्टेंट साइड को देखोगे तो उसमें कौन सा साइन लगा दोगे, नेगेटिव साइन। क्लियर हुआ आपको। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा R ओवर डेल्टा T। ध्यान देना, जब मैं एवरेज की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूं, डेल्टा। क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट को देखो तो सपोज अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे P1 की बात करूं, ठीक है, ये वाले टाइम पे अगर मैंने क्या देखा है इसका, T1 टाइम पर प्रोडक्ट P1 था तो धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया ना। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये T2 टाइम है हमारे पास, T2 टाइम पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो बढ़ गया होगा, तो ये P2। अब अगर मैं इसके लिए निकालूं रेट ऑफ एवरेज, किसको देख करके, प्रोडक्ट साइड से देख करके, तो मैं क्या निकालूंगा, P2 माइनस P1 की कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, कंसंट्रेशन ये आ जाएगा रेट एवरेज, ये अलग है रेट एवरेज। मैं यहाँ पर माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर जो मैं R2 मान लूंगा कम हो जाएगा, कम में से बड़े को माइनस करोगे तो मेरा जो रेट ऑफ एवरेज रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। उस माइनस को हटाने के लिए मैं माइनस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो मैं यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में माइनस लगाऊंगा, यहाँ पर लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसी को अगर लिख सकते क्या लिखूंगा, डेल्टा V ओवर डेल्टा। इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये तो हुआ चेंज। अब जो मैं बता रहा हूं आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकाल देना, जहां पर मैं टाइम को क्या मानूं, बहुत छोटा, जहां पर मतलब अप्रोक्सीमेटली t इज इक्वल टू 0, लिमिट अगर मैं बढ़ाऊं तो t इज इक्वल टू 0, टाइम 0। जैसे मैं T2 T1 की बात कर रहा हूं, सपोज अगर मैं इन दोनों टाइम के बीच में देख रहा हूं इसे, तो पर्टिकुलर अगर मेरे को यही है निकालना है तो मैं क्या निकाल दूंगा, अगर मैं इसी की बात करूं तो ये अगर रेट इंस्टेंटेनियस और मैं क्या कर दूंगा, dr ओवर dt। ये d देखो मैंने स्मॉल d बनाया है डेल्टा, ये बताता है कि अगर मैं इसी को करूं डेल्टा को तो मैं लिमिट क्या रख दूंगा, टाइम इज वेरी स्मॉल, या कह सकते हो टाइम इज इक्वल टू 0। आप पर्टिकुलर टाइम में निकाल दो यहाँ जो ये वाला टाइम आपने इसी में निकाल के बता दिया। ठीक है, तो ये हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं, dr ओवर dt माइनस का लगा देंगे। ठीक है, अगर मैं यही प्रोडक्ट साइड को देख करके बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का लगाऊंगा dp ओवर dt। ओके क्लास, तो ये था हमारा एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उसमें चेंजेस लेकर के आते हैं। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ। ठीक है, तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव स्पेसीज। concentration of
से एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बाकी आप लोग लिख लेना इसे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज से अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं किसी चीज को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लेकर के आ रहा हूं तो किस तरीके से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इफेक्ट डालेगी रेट ऑफ रिएक्शन को। भाई ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा देर पे रिएक्टेंट रहेगा उतना ज्यादा तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मोर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज मोर विल बी द प्रोडक्ट। तो ये तो हो गया। सेकंड हम बोलते हैं टेंपरेचर ऑफ सिस्टम, टेंपरेचर ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब देखो टेंपरेचर इंक्रीज करने पे हमारा क्या होता है, मोर प्रोडक्ट हमें मिलता है। कैसे? जैसे आप किसी चीज का टेंपरेचर बढ़ाओगे किसी सिस्टम का, तो जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तो क्या करती है, आपस में कोलाइड करती है। कोलिजन होने के बाद क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, किसकी तरफ जाती है, प्रोडक्ट की तरफ जाती है, ठीक है। अब वैसे ही यूनिवर्सल है कि किसी भी चीज का टेंपरेचर बढ़ाने पे इसके जो रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, बनना चाहता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर विल बी प्रोडक्ट, तो ठीक है, ये कंसेप्शन आ गया। जो थर्ड पढ़ेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर रिएक्टेंट का नेचर ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे सकता है तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और वही प्रोडक्ट, देखो मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। सपोज अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, जो आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी से दे देता है। और अगर वही बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत स्लो प्रोसेस है। तो आपने देखा दोनों के नेचर में, यहाँ पर अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करूं तो रिएक्टेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिएक्ट, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। दोनों के दोनों क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को कैरी करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगला हम करते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो फोर्थ आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। वैसी बात है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट गोइंग एनी चेंजेस इन रिएक्टेंट स्पेसिस। ये रिएक्शंस को बढ़ाने या कम करने का काम करते हैं, लेकिन वो रिएक्शंस में उसे केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं लेकर के आएंगे। तो अगर मैं कैटलिस्ट डालूं तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं। तो कहीं ना कहीं कैटलिस्ट भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो छेड़छाड़ कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अपने फिफ्थ पॉइंट की, सरफेस एरिया, ठीक है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो सरफेस एरिया, ठीक है। मोर विल बी द सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टिव स्पीसीज का उतना ज्यादा मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट जितनी जल्दी मिल रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगी, उतनी फास्ट हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि अगर कोई कागज का पीसेस है, आप उसको बिल्कुल गोल करके उसे जलाओ तो देखो कितने धीरे धीरे जलेगा। आप उसका सरफेस एरिया बढ़ाओ, उस कागज को खोल दो, अब उसे जलाओ, कितने जल्दी वो कागज जल जाएगा। हमने क्या कहा, सरफेस एरिया बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो कहीं ना कहीं सरफेस एरिया जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन। 6 पॉइंट हम करते हैं एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब ये क्या है, कई रिएक्शंस क्या होते हैं, अगर आप इसे सनलाइट में या फिर नॉर्मल लाइट में भी रखोगे, जैसे HBr वाली रिएक्शन है, तो अपने आप ही क्या होना शुरू हो जाता है, जैसे HBr हो गए, ठीक है ना, सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये क्या करते हैं, नॉर्मल रेडिएशन में भी क्या कर देते हैं, अपने चेंजेस किए जाते हैं, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रेडिएशन, सनलाइट, लाइट वो फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। हमारा जो थर्ड टॉपिक आ रहा है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमें कहां से जरूरत पड़ी, पहले से समझ लेते हैं। देखो जब स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो ये ग्राफ बनाते हैं, टाइम को देखते हैं, ठीक है ना। ये कंसंट्रेशन ले लेते हैं मोल पर कंसंट्रेशन। अब मैं वो प्रोडक्ट हूं चाहे रिएक्टेंट हूं, दोनों को करके दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट की तो रिएक्टेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये है प्रोडक्ट, ठीक है। और जो नीचे वाला वो क्या है, ठीक है। अब अगर मैं रिएक्टेंट को लेकर के देखता हूं तो रिएक्टेंट क्या कर रहा है कि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे रिएक्टेंट मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होगी, धीरे धीरे करके कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है कि रिएक्टेंट ही वो है जो प्रोडक्ट को बना रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रिएक्टेंट ही था, प्रोडक्ट तो जीरो था।
तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा डिपेंडेंस किसकी तरफ जा रहा है, रिएक्टेंट की तरफ। तो जो पहला पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट है वही रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, मतलब इसी से ही डायरेक्टली अटैच है रेट ऑफ रिएक्शन, किससे, रिएक्टेंस। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस फैक्टर मिल रहा है वो मिल रहा है टाइम, कि टाइम भी वो चीज है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट साइड हमारी कम होती जा रही है ना। अब इन बिगनिंग रेट ऑफ रिएक्शन हाई एंड एज द टाइम इज गोइंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। तो दूसरा जो हमारा फैक्टर मिल रहा है वो मिल रहा है हमें टाइम का मिल रहा है। मेन तो हमारा क्या है, रिएक्टेंट की, मतलब टाइम के साथ रिएक्टेंट की तो क्या हो रहा है, पहले ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है वैसे वैसे क्या कर रहा है, कम। ठीक है, वही गैसेस के लिए क्या है, प्रेशर। जब मैं गैस की बात करूंगा, जब मैं किसकी बात करूंगा, गैस की बात करूंगा, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है हमारा प्रेशर। मतलब आप प्रेशर को बढ़ाओ, इंक्रीज इन प्रेशर, तो क्या होगा, सपोज मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, जैसे अपना प्रेशर बनाएंगे मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पास आने लगते हैं। पास आने के बाद आप किसी भी चीज को अगर प्रोडक्ट में चेंज करो तो बिल्कुल आसानी से चेंज हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले आप रिएक्टेंट स्पीशीज को तो आपस में जोड़ो, तो अगर गैसेस फेस में तो प्रेशर वहां पर सबसे बड़ा काम है। इन्हीं चीजों को देखते हुए, ठीक है, दो नॉर्वेजियन केमिस्ट थे, उन्होंने एक अपनी क्या रखी, लॉ ऑफ मास एक्शन, एक थ्योरी दी रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आगे वाले टॉपिक्स के लिए हमारे। ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हमारा आता है इसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब मैंने जैसे बताया कि जो हमने पहले जो देखा था वो किसी पे डिपेंड कर रहा है, मेनली रिएक्टेंट पे। तो रिएक्टेंट को देख के जो नॉर्मल केमिस्ट थे उन्होंने इस थ्योरी को सामने रखा, जिसको उन्होंने बोला लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इस तरीके से अगर मेरे पास कोई ए और बी दो रिएक्टिंग स्पीशीज है और ये हमारा क्या बना दे रहा है, सपोज 2AB या कुछ भी बना, ठीक है, क्योंकि मैंने जो मेनली जो मेरा फोकस रहेगा आप इस पर रहेगा, रिएक्टेंट साइड रहेगा। ठीक है, ध्यान देना, रिएक्टेंट साइड। तो अगर मैं यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं यहाँ से डिफाइन करूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से रेट निकालूं, ठीक है, तो रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो सिंबल है बिग ब्रैकेट में मोलर कंसंट्रेशन है का प्रोडक्ट किसका रिएक्टेंट, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, तो इस तरीके से। ठीक है, और अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हटाऊं तो मैं क्या लगा दूंगा, स्मॉल के। ठीक है, मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्मॉल के, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और ये जो स्मॉल की ये क्या है, रेट कांस्टेंट, ये क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास। अगर हमसे पूछ लिया जाए ये एक्टिव मास, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, एक्टिव मास, जिसको लेकर के हम रिएक्शन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लॉ रेट लॉ। तो हम पढ़ेंगे रेट लॉ, रेट इक्वेशंस। ठीक है, ये क्या होता है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन व्हिच डिनोट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर व्हिच मे और मे नॉट बी सेम एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं। सपोज मेरे पे कोई जनरल इक्वेशंस है, ये मैं जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पे जनरल इक्वेशंस ले रहा हूं, जिसमें कि मैंने जो रिएक्टेंट स्पेसिस लिया वो A B C 3 जिनके आगे आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि आगे कोई सा भी नंबर हो न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। A के आगे स्मॉल a, B के स्मॉल b, C के स्मॉल c। ठीक है, अब अगर जब मैं रेट और रेट इक्वेशंस को जब मैं लिखूंगा तो किस तरीके से लिखते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा रेट इक्वेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट साइड ले मैंने, प्रोडक्ट का कुछ काम नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज कंसंट्रेशन किसकी है, A, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेरे को A ही लगा है, व्हिच मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है सपोज क्या अगर 2 रहता तो हो सकता है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है A उसकी पावर 2, क्योंकि रेट का सूत्र ये कर रहा है ईच टर्म रेज टू द पावर व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो फिलहाल यहां पे क्या ले रहा हूं, P स्मॉल p ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी रिएक्टिंग
स्पेसिस होगा सबका इसी तरीके से जाता है। बी का मैं ले लेता हूँ स्मॉल क्यू, कुछ भी ले सकते हो आप। सी का मैं ले लेता हूँ स्मॉल पी क्यू आर, मतलब मैंने एबीसी नहीं लिया, उसके अलावा का कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई पी क्यू और आर इक्वल हो सकता है, पी इक्वल हो सकता है ए के, क्यू इक्वल हो सकता है बी के, और आर इक्वल हो सकता है सी के, हो भी सकता है विच में और मे नॉट बी। ठीक है, तो ये आपका, और जो मैं रेट बताया आपको, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे स्मॉल की रेट कांस्टेंट, इस तरीके से ये आपका हो गया। किसका एक्सप्रेशन दिखा रहे हो आपके? रेट का। ठीक है, अगर मैं रेट का एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि लॉ ऑफ मास एक्शन से, तो फिर तो ये सेम ही आ जाता। अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन से बोलूं तो क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पर फिर मैं लिखकर रेट के और कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए, बी की कंसंट्रेशन स्मॉल बी, सी की कंसंट्रेशन स्मॉल सी। कब? अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन को देख सकूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, रेट का एक्सप्रेशन को, क्योंकि ऐसा होता है एक्चुअली सारी रिएक्शंस इस तरीके से डिपेंड नहीं करती कि हम स्टोइकियोमेट्रिक न्यूमेरिकल को उसकी पावर पे रख दें। हो सकता है कि वो दिखने में दो लग रहा है लेकिन वो एक ही हो। कई बार क्या होता है कि जैसे HI है, ठीक है, HI से हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजन हाइड्राइड गैस बन गया, लेकिन HI को जब मैं बैलेंस करूंगा तो 2 लगाना पड़ेगा मुझे, 2HI। तो वहां पे होता है एक्चुअली हम क्या देखते हैं, 2 HI आपस में मिलकर के रिएक्ट करते हैं। तो हर एक चीज है, अब उसके स्टोइकियोमेट्रिक को 2 भी लगाते हैं लेकिन वो है क्या, एक ही चीज है। तो कहीं जगह मतलब P Q R जो इसकी कोएफिशिएंट है वो इसी के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, एग्जांपल से भी करके देखते हैं इसको। ठीक है, सपोज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लेते हैं, फ्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, NO2। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो हमारा ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सबसे पहले अगर लॉ ऑफ मास एक्शन, तो जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, रेट को रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू द पावर 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने क्या कर दिया इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, और फ्लोरीन का है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इसकी पावर 2। क्लियर हुई दीजिए। लेकिन अगर मैं इसको रेट एक्सप्रेशन पे बोलूं, रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, ये तो कैसे थी, रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, ये वाला तो कैसा था जो आपने थ्योरेटिकली देख करके बोल दिया इसका नंबर 2 है तो इसका नंबर 2 चला दो। लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करोगे तो हो सकता है कि क्या पता इसकी कंसंट्रेशन डबल हो रही हो या नहीं हो सकती है, पावर 2 मतलब उसकी कंसंट्रेशन डबल हो। तो रेट एक्सप्रेशन डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में, जो आपने एक्सपेरिमेंट करके निकाली है। और जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या है, आपका थ्योरेटिकल है, वो तो आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के चढ़ा दिया। तो अगर मैं रेट का एक्सप्रेशन की बात करूं तो यहां से अगर मैं रेट निकालूंगा तो क्या होगा, K और NO2 PQ, ठीक है, P की पावर Q। तो यहाँ पर P और Q की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली वो 1 और 1 ही थी, मतलब P भी 1 और Q भी 1। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया NO2 और F2, मतलब इसकी पावर अगर बोलूं तो 1। तो आप देख रहे हैं ना, क्लियर हो गया ये मास एक्शन स्टोइकियोमेट्रिक की पावर लगा देंगे, रेट एक्सप्रेशन में हम PQR निकालते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं तब जाकर करते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हमारे बुक में इतना ज्यादा वास्ट नहीं है, अभी जितने भी वो लिमिटेड है उसमें पता आराम से चल जाता है कि भाई ये कंसंट्रेशन में कब हमें PQR मिलना है। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए रेट एक्सप्रेशन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, MCQs में आता है, बहुत इजी है। ठीक है, मैथमेटिकली हमें ज्यादा जाना होता है, थ्योरेटिकल में तो बहुत कम लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे, बाकी तो मैथमेटिकली आएगा इसका जब भी क्वेश्चन सुनेंगे। अगला टॉपिक आ रहा है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कह दिया मैंने इजी वे में, सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जरूरत यहां पर भी बता रहा हूं, बहुत शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसका मैथमेटिकली इसमें जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहा हूं N से, और किसकी रेट एक्सप्रेशन से लेकर के चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे। तो मतलब क्या अगर मैं ऑर्डर निकालना तो क्या होगा, P प्लस Q प्लस R। आप चाहो तो इस टॉपिक पे एक बार और दो बार से रिएक्शंस लिख लीजिए वाले, ठीक है, A B C, उसके बाद रेट इक्वेशंस लिखना है आपने P Q R। और अगर P Q और कोई सी भी पावर है इसकी, अगर मेरे से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा तो आपने क्या करना है, जितनी भी पावर रेटिंग्स सबको क्या करना है ना, ऐड करना है। अगर
अगर 0 आया तो 0 ऑर्डर, अगर सबका ऐड करके 1 आया तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 आया तो सेकंड ऑर्डर, 3 आया तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्डर निकालते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की? देखो इससे ये पता चलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस पे किस कंसंट्रेशन का किस रिएक्टिव कंसंट्रेशन का कितना पार्ट इसमें हेल्प कर रहा है। अब सपोज अगर पी क्यू आर, तो आप देखो कि ये वाली जो क्वेश्चन है इसी कंसंट्रेशन का कितना पार्ट उसकी रिएक्शन को बढ़ाने घटाने के काम कर रहा है, आगे बढ़ाने काम कर रहा है। इस वाले का इतना पार्ट, इसका इतना पार्ट। तो मेन जो आप देखो कि पावर ही उसकी ऑर्डर को डिफाइन करती है, इसलिए उसका ऑर्डर निकलता है। फिलहाल हमारे पास जो मैथमेटिकली इंपॉर्टेंस है इसकी कि अगर मेरे से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए तुम क्या करते हो, तुमका सम करते हो। मैंने फिर कहा कि जो पी क्यू आर है जरूरी नहीं कि ए बी सी हो, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि जिनमें क्या होता है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगते, मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है फ्रैक्शन में भी आ जाता है, जबकि ये कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर ना? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के। देखो जैसे मैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन मैंने एग्जांपल यहां पे लिख दिए हैं। जैसे कि नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है N2O5, तो NO2 प्लस हाफ O2। अगर मैं इसका क्या निकालने के लिए ऑर्डर निकाल के उसका रेट क्या हो जाएगा, देखते रहना। फर्स्ट का निकाल रहा हूं, रेट क्या हो जाएगा, ये सिर्फ रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन लेनी है, तो N2O5, ठीक है, बिग ब्रैकेट्स की पावर 1, मतलब कि क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। ठीक है, क्योंकि N इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें, P क्यू आर, तो एक ही इसमें 1, तो N इक्वल टू 1 मतलब N लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसमें देखो जरा अमोनियम नाइट्रेट है, ये जब डिकम्पोज हो रहा है तो नाइट्रोजन और वाटर में टूट रहा है, तो यहाँ पर जो है ये टोटली रिएक्टेंट स्पेसिफिक क्या है 1 है, तो रेट इज इक्वल टू अमोनियम नाइट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर। जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या है, रेट निकालूंगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होल कंसंट्रेशन बिग ब्रैकेट के ऊपर लगाऊंगा 2 लगाऊंगा, इसका मतलब N इक्वल टू 2, और जब N इक्वल टू 2 होगी तो क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, रेट कांस्टेंट NO2 की पावर 2, तो यहाँ पर N इक्वल टू 2, देयरफॉर ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो ना? यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो H2 और I2, H2 की पावर 1, I2 की कंसंट्रेशन की पावर 1, 1 और 1 को अगर आप जोड़ोगे, देखो रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव स्पेसिस क्या है, N इक्वल टू P प्लस Q प्लस R, आपको सबको ऐड करना है। आप 1 और 1 जोड़ोगे आपके पास आ जाएगा 2, मतलब ये भी किसका एग्जांपल है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इसी का रिवर्स देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की पावर 2 कंसंट्रेशन, इसकी पावर 1, 2 और 1 को आप जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 3। तो इसका मतलब जो ये फिफ्थ वाला एग्जांपल है इसको किसका एग्जांपल है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और जो ये मैंने देखा ऐसे करके हाइड्रोजन में ब्रेक करा तो किसमें टूटा है, आपका मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये वाला जो है फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है, कि अगर मैं यहाँ पर रेट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा ये कि रेट कांस्टेंट और एसिटाल्डिहाइड की पावर 3/2। तो मैं फिर बता रहा ये कैसे आया, जो रेट जो ऑर्डर होता है, जो आपका जो स्टोइकियोमेट्रिक पावर लगाते हो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, बाकी थ्योरेटिकल होती है। थ्योरेटिकल को तो इजीली इसकी पावर रख देंगे, एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करके वैल्यू निकल जाती है। जब हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की वैल्यू निकाली तो उसका जो ऑर्डर आया वो क्या है 3/2, मतलब फ्रैक्शन में बोले तो 1.5। देखो 0 भी हो सकता है ऑर्डर, 0 ऑर्डर का मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, तो मैंने फ्रैक्शन का दे दिया कि मैं दे रहा हूं 0 ऑर्डर का। ठीक है, इसमें मैं ले लेता हूं हैवर प्रोसेस N2 प्लस H2, ठीक है, इसका कितना लगा तो इसका 3 लगा, तो ये आपका आ गया। अगर आप इसमें देखो तो आप ये मत कहते ना देखते साथ के NH3 की होल पावर 2, तो सर इसकी तो जो ऑर्डर है वो तो सेकंड ऑर्डर का नहीं, ऐसा नहीं, ये साफ साफ दिख रहा है। जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करा तो जो अमोनिया होता है, ये वाली जो रिएक्शन अमोनिया से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनने वाली है, ये रिएक्टिंग स्पेसिस पे की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड नहीं करती। तो 0 ऑर्डर क्या है, जो रिएक्टिंग स्पेसिस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसिस कंसंट्रेशन, इज कॉल्ड 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड कैसे हुई है, ये कैटलिस्ट को डाल करके उसका सरफेस एरिया बढ़ा करके इसके हिसाब से फॉरवर्ड होगी, मतलब इसमें इसका कोई रोल नहीं। तो 0 ऑर्डर फ्रैक्शन 1 2 3 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद फिर रिएक्शंस क्या होती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं वो भी। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए हम अगला टॉपिक करते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जो आप ये जो के लिख रहे हैं यहाँ पे बार-बार में के लगा और रेट क्या लिखी, इसकी यूनिट निकाल के हम चेक करेंगे हर बार। 0 ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में इसकी यूनिट क्या आती है। और जब भी एक एनसीईआरटी में हमारे पास क्वेश्चंस भी है जिसमें हमने बताना है कि किस ऑर्डर का है, तो अगर मुझे इसको ऑर्डर बताना है, तो अगर मेरे को ये निकालना आ गया कि रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे किसकी क्या होती है, तो मैं आसानी से सिर्फ यूनिट देखकर ही पता लगा दूंगा कि ये
कौन से ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं के की तरफ। तो पहले मैं बात करता हूँ रेट की। तो रेट से आपको रेट ऑफ रिएक्शन जानना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, पहले मैं सिर्फ एक पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, सेकंड। ठीक है, टाइम इसमें सेकंड, मैंने आपको बताया सेकंड, मिनट, आवर, डे, ईयर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको और ये लिखूं मोल पर लीटर पर सेकंड, ये सिर्फ रेट की है, नॉट रेट कांस्टेंट, रेट की। अच्छा, मैं इसके लिए जनरल इक्वेशंस बना देता हूं। ये पी क्यू आर लिखने से पहले मैं क्या करूं, सपोज करो कि ए है, ठीक है, उसकी होल पावर n कर देता हूं। तो एक जनरल इक्वेशन मेरे को जो सेटअप हो जाएगी वो हो जाएगी ये रेट इक्वल टू के और a टू दी पावर n। ये मेरे पे एक जनरल इक्वेशन आ गई। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां से अगर मैं k निकालने के लिए बोलूं तो k क्या हो जाएगा मेरे पास। चलो मैं इसको हर बार क्या करूंगा, इसको उसके नीचे लेकर के आता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जीरो ऑर्डर में क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ही मैंने n की वैल्यू 0 रखी, किसी की पावर 0 मतलब 1, तो कुल मिलाकर के जो रेट है वो किसके बराबर हो गया, रेट कांस्टेंट की। तो बात तो मेरे टॉपिक चल रहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, तो रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अगर किसी यूनिट पूछे रेट कांस्टेंट में, जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट में मोल पर लीटर पर सेकंड। चलिए अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अगर मैं यूनिट पूछूं तो n इक्वल टू कितना रखूंगा, 1। अब जो ये कंसंट्रेशन है इसका टाइम है, तो देखो चलो मैं k अगर मैं निकालूं यहां से, तो इसकी जगह 1 रखकर रेट की क्या थी, मोल पर लीटर पर सेकंड, और इसकी क्या होगी, मोल पर लीटर। ये आ जाएगा इसके नीचे मोल पर लीटर। ठीक है ना, ये कट गए तो क्या बचा इसका, पर सेकंड। तो क्लास ध्यान रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या रहेगी, पर सेकंड। अगर सपोज मैं कोई क्वेश्चन दो मैं पूछूं आपसे, मैंने लास्ट में 3.14 पर सेकंड लिखा, तो सीधा पता लगा दो कि ये पर सेकंड तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होगी। तो जो गिवन इक्वेशन है क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसी तरीके से फटाफट बचे हुए कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर में क्या करता हूं मैं, n इक्वल टू 2, यहां पर आप 2 रखो, इसके नीचे नहीं आना। तो जब मैं रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालूंगा तो मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन, और ये 2 है ना, तो मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। और मोल का स्क्वायर मतलब कि एक से ये कट जाएगा, पर लीटर से ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास था, ये मेरे पास आ जाएगा लीटर पर मोल, मोल ऊपर जाएगा माइनस का, लीटर तो ऑलरेडी माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का, पर सेकंड। ये आ गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब एक और बचा है आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस में n इक्वल टू 3 हो जाएगा ना, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए बोलूं तो मेरे को यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, यहाँ पे रखेंगे हम थर्ड, तो ये हो जाएगा आपके पास मोल पर लीटर पर सेकंड के, और इसको मैंने क्या किया, मोल पर लीटर की होल पावर 3। तो होगा क्या, ये इसके नीचे आ जाएगा, 2 बचेगा, तो मोल लीटर का भी क्या होगा, 1 कट जाएगा, तो इसका लिख दूंगा मैं लीटर स्क्वायर, मोल के 3 से कट गया, माइनस का 2, और बस सेकंड का सी, या यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इस तरीके से आपने यूनिट याद नहीं करनी, इसे चुपचाप से साइड जैसे आएगी भाई कौन सा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो फटाक से क्या करना है, वैल्यू पुट अप कर देंगे, आपको जो आंसर आएगा यूनिट को मैच करो, पता लगा दोगे कौन सी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। एक क्वेश्चन दिखा है मैंने एनसीईआरटी का, यहाँ पे आपके पास दो देखना करके देख लेते हैं। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर, बहुत इजी है। रेट ये आपको गिवन है, अब अभी मैंने बताया कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अगर हम फर्स्ट का आंसर करूं तो क्या ऑर्डर क्या होता है, n इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन रेट एक्सप्रेस। अगर मैं a की पावर देखो तो 1/2 प्लस b की पावर देखो, अब आप इसको सॉल्व करोगे, ऐसे कितना रखो 4 ये कर देगा, तो ये कौन सी इक्वेशन होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सेकंड ऑर्डर। क्लियर, सेकंड ऑर्डर को भी करके देख लेते हैं। इसमें भी हमने पावर को ऐड करना है, 3n इक्वल टू p प्लस q 3/2, और इसकी पावर -1, तो 1 and 1.5 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, हाफ बचेगा। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में, और ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो आसानी से इसको कर लेते हैं, इतना
टफ क्वेश्चंस नहीं है। तो ये हमारा क्लियर हो गया ऑर्डर पे। एक और आता है आपके पास मॉलिक्यूलरिटी, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ लिया तो वैसे भी क्लियर कर देते हैं, छोटा सा टॉपिक मॉलिक्यूलरिटी। देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, वो जितनी भी रिएक्टिंग स्पेसीज जो हमारे केमिकल रिएक्शंस में है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं मॉलिक्यूलरिटी। जैसे द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, चाहे कुछ भी हो, मॉलिक्यूल, एटम और आयन भी हो सकता है वो, ठीक है, which collide to bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction। तो मैं इसके एग्जांपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ले लेता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम है कि डिफरेंट है, तो पहले आप लोग जान लेते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी है क्या, उसी के बाद हम उसको आंसर दे देंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या, जितने भी स्पेसीज रिएक्टिंग में जितने भी स्पेसीज हैं उसके मॉलिक्यूलर एटम को हमने काउंट करके बता देना कि ये इसके। जैसे मैं एग्जांपल अभी क्या लिया था, अमोनियम नाइट्रेट का लिया। अमोनियम नाइट्रेट का एग्जांपल जो हमने लिया तो इसमें हमने क्या कर दिया है, अमोनियम नाइट्रेट के एग्जांपल में तो टू जाएगा हमारा नाइट्रोजन और वाटर, ठीक है। तो यहां पर जब बोलूं मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो देखो यहां पे एक ही स्पेसीज में ब्रेकडाउन हो रहा है, एक ही स्पेसीज एक ही साइड में, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 1। जिसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है 1 उसे हम क्या बोलते हैं, यूनी मॉलिक्यूलर। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने ऑर्डर पे भी लिया था, वहां पर ये क्या था, ये भी क्या था, फर्स्ट ऑर्डर था, यहां भी मॉलिक्यूलरिटी बना। चलो ये लेता हूं मैं 2NO2 वाला, ठीक है। इससे जब मैंने बना दिया मोनोऑक्साइड प्लस, तो यहां पर आप देखो नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं, 2 मॉलिक्यूल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2। इसका मतलब क्या है, बाई मॉलिक्यूलर। कितने रिएक्टिंग स्पेसीज हैं, 2 है ना, तो बाई मॉलिक्यूलर हो गए। ये वाला एग्जांपल ले लो 2NO2। ये सारे एग्जांपल में किसके ले रहा हूं, जो मैंने ऑर्डर रिएक्शन में करे थे। तो ये ले लिया मैंने 2NO2। अगर मैं यहां पर बोलूं मॉलिक्यूलरिटी, 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, एक मॉलिक्यूल किसका, हाइड्रोजन का, तो 2 और 1 3। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल ट्राई मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए ना, जितने भी मॉलिक्यूल आपका रिएक्टिंग साइड पे है वही उस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। कुछ चीजें जो आपने हमेशा ध्यान रखनी है, पहले जो आपका मॉलिक्यूलरिटी है, इसका ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या क्या है, मैं ये पूछूं। देखो यहां पर हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि पहली चीज को और समझो, ट्राई मॉलिक्यूलर का 4 भी आएगा 5 नहीं, ऐसे नहीं होता। 3 मॉलिक्यूलर के लिए यहाँ पे स्टेबल रहता है, 4 5 करेंगे तो रिएक्शन रहती है कॉम्प्लिकेटेड। फिर हम उस रिएक्शंस को स्टेप वाइज करेंगे, स्टेप वाइज करने के बाद जो हमारा जो मॉलिक्यूलर होता है 1 2 और 3 में ही जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस का हम क्या क्या बोल देंगे, कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इधर ही आपने कुछ नहीं लिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। मॉलिक्यूलरिटी की तो बहुत जरूरी है, रिएक्टेड साइड में कुछ ना कुछ हो, जबकि ऑर्डर अभी हमने पढ़ा कि 0 ऑर्डर रिएक्शन भी है, जो मैंने अमोनिया वाला एग्जांपल आपको दिया था। उसमें क्या कहा था मैंने, अमोनिया कैटलिस्ट और सरफेस एरिया पे उसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, तो ये 0 नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, क्लियर है। दूसरी चीज, ये फ्रैक्शन में देखो, जब मैंने एसिड ऐड किया था, जबकि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने हमेशा ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में क्या क्या डिफरेंस है, कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।